हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे सेल वाला, उसे हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने उसमें प्लास्टिड देखा था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। उसके आगे हम जो अब सेल ऑर्गेनल देखेंगे वो था राइबोसोम। राइबोसोम को हम डिस्कस करेंगे। राइबोसोम सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की थी। राइबोसोम की डिस्कवरी 1953 में 1953 में जॉर्ज पैलेट ने की थी। जॉर्ज पैलेट एक साइंटिस्ट है। उन्होंने 1953 में क्या किया था, राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। उसके बाद में जॉर्ज पैलेट ने क्या किसकी डिस्कवरी की, इसी बेस मतलब जॉर्ज पैलेट के नाम पे हम इसे बोलते हैं पैलेट पार्टिकल। अब हम कुछ अदर नेम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा इसकी डिस्कवरी किसने की 1953 में, जॉर्ज पैलेट ने। क्या देखा, एक हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर को देखा माइक्रोस्कोप के नीचे। उस स्ट्रक्चर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, उस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया राइबोसोम। इसके बाद में हम देखते हैं इसके कुछ अदर नेम। राइबोसोम को हम और क्या नाम दे सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। स्मॉलेस्ट मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़े उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, राइबोसोम है। तो इसे हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। और इसे हम बोल सकते हैं ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, मतलब ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल। कैसे, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। पहले एक बार हम इसे लिख लेते हैं, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी बोल सकते हैं हम इसे हम पैलेट पार्टिकल कैसे बोलेंगे, ऑर्गेनल विद ऑर्गेनल वो समझेंगे। पहले इसके थोड़े नाम देख लो। इसे हम पैलेट पार्टिकल भी बोलेंगे। पैलेट पार्टिकल तो क्यों बोल रहे हैं वो समझ में आएगा, क्योंकि इसको पैलेट ने डिस्कवरी की थी, तो उसके नाम पे हमने इसे पैलेट पार्टिकल बोल दिया। स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल बोल सकते हैं। अब एक नाम रह गया, इसे हम ऑर्गेनल विद ऑर्गेनल बोलेंगे। क्यों, देखो हमने क्या पढ़ा था, एक सेल ऑर्गेनल पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर थी, उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमें 78 राइबोसोम देखने को मिलेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, खुद एक सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, और राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है। मतलब राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है। तो मतलब सेल ऑर्गेनल के अंदर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें राइबोसोम देखने को मिल रहा है। मतलब बोल सकते हैं एक सेल ऑर्गेनल के अंदर हमें दूसरा सेल ऑर्गेनल देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हमने इसे बोल दिया सेल ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल। और इसे हम कुछ और नाम भी दे सकते हैं। इसे हम बोलेंगे प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री। देखो प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोला, ये हमने पहले भी देखा था जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था आपको, अगर आप लेक्चर मेरे कंटिन्यू देख लो ना, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिन्हें आप लिंक कर सकते हो। क्योंकि बायो एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसे हम लिंक करके पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ लिया, मतलब उनके स्ट्रक्चर को समझ लिया। तो वो जब मैं ना वहाँ पे बोलूँगी कि ग्रेना वाले पार्ट में लाइट रिएक्शन हो रही है, जब हम प्लांट फिजियो पढ़ेंगे, तो उस टाइम आपके माइंड में ये क्लिक रहेगा कि यस, मैम ने स्ट्रक्चर बताया था क्लोरोप्लास्ट का, और मैम ने मतलब ग्रेना किसको बताया था कि जो थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टोक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे, उसे मैम ने ग्रेना बताया था। तो वहाँ पे फिर आपको समझ में आएगा। अगर मैंने आपको ये बताया नहीं होता कि प्लास्टिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, तो फिर आप कैसे उसे रिलेट कर पाते। तो बायो जो है वो मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसे लिंक करके पढ़ा जाता है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट है। तो उसके बाद में क्या जाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में, मान लो ये एमआरएनए है। एमआरएनए पे क्या अटैच हो जाते हैं, राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। तो जो ये एमआरएनए पे राइबोसोम अटैच हुए ना, ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो राइबोसोम क्या करे, हेल्प करे प्रोटीन बनाने में। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, प्रोटीन फैक्ट्री बोल दिया, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, प्रोटीन को आगे बनाएंगे। तो ये कुछ इसके क्या अदर नेम्स हो गए राइबोसोम के। जो राइबोसोम होता है, ना, वो राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अभी ये आरआरएनए क्या होता है, देखो आरएनए ना 3 टाइप का होते हैं। आरएनए ये भी हम पूरा जो बायो वो चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे, जिसमें हम पूरा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसमें देखिए आरएनए 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। आरआरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए को हम बोल सकते हैं मैसेंजर आरएनए।
टीआरएनए को हम बोल सकते हैं ट्रांसफर आरएनए। तो जो राइबोसोम है वो किससे मिलकर बना हुआ है? जो राइबोसोम है वो मिलकर बना हुआ है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, और क्या अटैच है? कुछ प्रोटीन अटैच है। इससे मिलकर क्या बना हुआ है? राइबोसोम मिल बना हुआ है, मतलब राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बना हुआ है। उसके बाद में जो राइबोसोम होते हैं वो दो टाइप के हमें देखने को मिल सकते हैं, टाइप्स ऑफ राइबोसोम जो हम जानते भी हैं, 70S एंड 80S। जो 70S राइबोसोम है इसे हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, एंड जो 80S राइबोसोम है उसे हम बोल सकते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो ये टाइप पता चल गया राइबोसोम के, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में मिलते हैं, इसलिए हमने उसे बोल दिया प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। एंड जो 80S राइबोसोम है वो हमें देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल में, तो इसलिए हमने उसे बोल दिया यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब देखो इसके पीछे मैंने एक एस लगाया ना, ये क्या होता है? एस ये स्टैंड करता है स्वेडबर्ग कोफिशिएंट। एस का मतलब हो जाएगा स्वेडबर्ग कोफिशिएंट। मतलब जो एस है ना, इनडायरेक्टली हमें साइज, हम बोल सकते हैं साइज एंड डेंसिटी को मेज़र करने में हेल्प करता है। डेंसिटी एंड साइज को मेज़र कर, डेंसिटी एंड साइज क्या कर सकते हैं? हम इसे मेज़र कर सकते हैं किसी राइबोसोम का, तो ये एस इसमें हेल्प करता है हमें इनडायरेक्टली। तो एस का मतलब क्या होता है? स्क्वायर कोफिशिएंट। ये एक टाइप का कोफिशिएंट है जो हम राइबोसोम के पीछे लगाते हैं, ऐसे 70S 80S हो गया, तो ये हेल्प करता है कि इसमें इनडायरेक्टली हमें जो डेंसिटी हो गई और जो साइज हो गया उसको मेज़र करने में हेल्प करता है। अब देखो जो राइबोसोम होता है ना वो एक मेम्ब्रेन लेस बोल सकते हैं हम स्ट्रक्चर होती हैं, मतलब उस पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। राइबोसोम में क्या होता है? राइबोसोम में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, मतलब इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, मेम्ब्रेन नहीं है। इसीलिए तो ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिला था, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गन होते हैं, बट राइबोसोम पे तो कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है। इसलिए क्या होता है? ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिल गया। तो ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गनल है जिसके डबल मेम्ब्रेन है, किसके मतलब मेम्ब्रेन है ही नहीं, मतलब नॉट मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसके सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और इनके अदर नेम से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। अब हम जो 70S और 80S राइबोसोम में वो देखते हैं वो कितनी सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। सबसे पहले तो देखो राइबोसोम जो होता है ना उसकी दो यूनिट होती है, एक तो होती है लार्ज यूनिट, हम बोल सकते हैं लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। लार्ज होगी तो वो कुछ इस टाइप की होगी और जो स्मॉल होगी वो कुछ इस टाइप की होगी। इन दो यूनिट से मिलकर बना होता है राइबोसोम। अब देखो जो 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम यानी जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ये मिलकर बना होगा 50S से और 30S से। जो 50S होगी वो तो होगी लार्ज यूनिट और जो 30S होगी वो होगी स्मॉल यूनिट। एंड इनके आगे भी यूनिट्स हमें ध्यान रखनी है। जो 50S इसकी जो यूनिट होती है ना, इसमें हमें ध्यान रखना आगे 23S एंड 5S RRNA, और जो 30S है उसमें आ जाएगा 16S RRNA। तो इसमें हमें ध्यान रखना कि जो 50S है वो तो मिलकर बना हुआ है 23S एंड 5S से, और जो 30S है वो मिलकर बना हुआ है 16S से। तो ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे हम देखते हैं 80S की जो दो सब यूनिट है वो तो है 60S एंड 40S। उसके बाद में इनकी और भी आगे यूनिट्स हमें ध्यान रखनी है। इसमें तो आ जाएगी 28S, देन आ जाएगी 5.8S और एक आ जाएगी 5S, और इसमें सिर्फ हमें एक यूनिट ध्यान रखनी है वो है 18S। अब इनको अगर हम एक पेज पे लिखें तो आपको कंपेयर करके लिखें तो 70S एंड 80S देखो इसमें आ जाएगा 50, इसकी लार्ज आ जाएगी 50S एंड स्मॉल यूनिट आ जाएगी 30S। 80S की लार्ज सब यूनिट हो जाएगी 60S एंड स्मॉल सब यूनिट हो जाएगी 40S। अब इसको ना इसमें जो 18 वाले आ रहे हैं ना वो रखने हैं, जैसे इसको याद करने का तरीका ऐसे हो जाएगा। एक तो इसमें के जो 60S को आगे हम डिवाइड करेंगे तो 28S में, 5.8S में, 5S में, तो इसमें भी 8 आ रहे हैं यहाँ पे भी, और 40S को जब डिवाइड करेंगे तो 18S में।
मतलब जो मैक्सिमम जो 8 वाले आ रहे हैं ना नंबर्स, उनको तो हमें रखना है ATS में, तो इससे हमें याद करना आसान हो जाएगा। फिर इसमें तो एक ही याद रखना है 16S, और यहाँ पे आ जाएगा 23S एंड 5S। 5S तो दोनों में कॉमन ही है, तो ये आसान हो, मतलब इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पे 18S आ रहा है तो उसके 2 कम करके यहाँ पे 16S लिखना है, और यहाँ पे तो सारे 8 वाले हैं तो कन्फ्यूजन होगा 16 का आएगा 18 का आएगा, तो 18 तो 80S वाले में आएगा तो बच गया 16, फिर वो 70S वाले में आ जाएगा। तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा जब आप याद करोगे, 2 बार इसको लिखोगे तो इनकी जो सब यूनिट है वो याद हो जाएगी। और एग्जाम में पूछी जाती है कि 50S के आगे सब यूनिट कौन सी है, तो 23S एंड 5S, और इसमें एक ज़्यादा है 5.8S, ये 5 पॉइंट है, 5.8S है ये, ठीक है, पॉइंट लगाए हुए बीच में। तो ये हमने इनका आगे मतलब यूनिट्स भी देख ली, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। और राइबोसोम की जो ये सब यूनिट्स होती है ना, इनको अटैच होने के लिए मैग्नीशियम जो आयन होता है ना उसकी रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीशियम आयन हम लिख सकते हैं Mg+2 इज रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट ऑफ बोथ सब यूनिट्स। मतलब जो दोनों सब यूनिट्स हैं उनके अटैचमेंट के लिए कौन सा आयन रिक्वायर होगा, मैग्नीशियम+2 आयन जो है वो रिक्वायर होगा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, उसको मैं यहाँ पे मतलब ब्रीफली बता देती हूँ। पर वो क्या होता है, हमने प्रोकैरियोटिक सेल में समझा था कि जब प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि एक ही mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम जब अटैच हो जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम। तो ये तो क्या राइबोसोम है और ये क्या mRNA है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाई मैंने, ये तो हो जाएगा mRNA, और इसके ऊपर बहुत सारे जब राइबोसोम अटैच हो जाएंगे तो उस पूरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो ये हमें देखने को मिलेगा मेनली प्रोकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम एक छोटा सा ही सेल ऑर्गेनल है। जो मेन बातें हमने देख ली कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। 70S एंड 80S 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं। 70S को हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोलेंगे क्योंकि हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिल रहा है। 80S को यूकैरियोटिक राइबोसोम बोलेंगे क्योंकि 80S जो हो गया वो यूकैरियोटिक राइबोसोम हो गया क्योंकि वो हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिल रहा है। दैन 70S की जो सब यूनिट है वो 50 एंड 30 हो जाएगी, और जो 80S की सब यूनिट है वो 60S एंड 40S हो जाएगी। दैन हमें उनके आगे भी सब यूनिट्स देखी थी, वो भी हमें याद रखनी है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दैन इसको पैलेट पार्टिकल बोल रहे हैं क्योंकि जॉर्ज पैलेट ने इसकी डिस्कवरी की थी इन 1953, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल बोल रहे हैं, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल बोल रहे हैं, और प्रोटीन फैक्ट्री बोल रहे हैं क्योंकि ये हेल्प करे प्रोटीन सिंथेसिस में। दैन स्वेडबर्ग कोफिशिएंट देखा था हमने, जो इनडायरेक्टली मेजर किस में को करेगा, साइज एंड डेंसिटी को। ये कुछ मेन पॉइंट थे। अब ये जो हमने पढ़ा उसको एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। ये छोटा सा ही पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, देखो। राइबोसोम आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेट इन 1953। मतलब सबसे पहले किसने इनको ऑब्जर्व किया, 1953 में जॉर्ज पैलेट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, इनको ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। और एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है, डायग्राम भी दिखाया हुआ, इसको भी समझेंगे। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। किससे मिलकर बने होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA, और मेनली कौन सा आ जाएगा, rRNA एंड प्रोटीन से। एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70S। जो यूकैरियोटिक होगा वो 80S होगा, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होगा वो 70S होगा। ईच राइबोसोम्स हैज 2 सब यूनिट्स लार्जर एंड स्मॉल सब यूनिट्स। 2 सब यूनिट अब देखो फिगर में दिखा हुआ है। अब ये जो यूनिट दिखाई है इसको तो मार्क के वो लार्जर सब यूनिट, मतलब ये तो बड़ी सब यूनिट है। एंड ये जो पर्पल वाली दिखाई हुई है, जो लाइट पर्पल में, वो है स्मॉल सब यूनिट। और उसके बाद में क्या किया, इन दोनों को ज्वाइंट करके दिखाया हुआ है, मतलब पूरा एक राइबोसोम बना दिया। अब इसमें ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ ये 70S है 80S, मतलब 2 डिफरेंट यूनिट दिखा के और बाद में उनको ज्वाइन कर दिया। तो मतलब ये बेसिकली राइबोसोम की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, 2 ऐसे एक बड़ी यूनिट, देन उसके नीचे एक छोटी यूनिट। उसके बाद में देखो द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम आर 60 एंड 40S। मतलब 80S की जो 2 सब यूनिट कौन सी होगी, 60 एंड 40। हमने तो इनके आगे भी देखी थी। 60S की कौन सी थी, 20S, 5.8S एंड 5S, एंड 40S को हमने आगे देखा था 18S में। और उसके बाद में 70S राइबोसोम की होगी 50S एंड 30S। 50S के आगे सब यूनिट कौन सी थी, 23S एंड 5S, और जो बच गया कौन सा 30S, उसकी हमने आगे सब यूनिट देखी थी 16S। तो हमें ये भी पता होनी चाहिए, वो चार्ट था ना वो आप अपने यहाँ पे एनसीईआरटी में साइड में लिख लेना है। हेयर S इज स्वेडबर्ग यूनिट। S किसको स्टैंड कर रहा है, S स्टैंड कर रहा है स्वेडबर्ग यूनिट को।
जो मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज़ इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये किसको मेजर करेगा इनडायरेक्टली? डेंसिटी एंड साइज को। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। दोनों जो 70S एंड 80S राइबोसोम है क्या है, 2 सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। मतलब वो आगे मैं बताती कौन सी सब यूनिट्स है। आई होप आपको ये राइबोसोम जो है वो समझ में आएगा। हमने कुछ एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी देख लिया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।